नमस्कार, मैं दीपेश बरगले। खबर तो यह है, मैं आपका स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं प्रदेश के उन तमाम मुद्दों के साथ जिनका विश्लेषण आपके लिए जरूरी होता है। पूरे आधे घंटे हम अलग अलग खबरों का तथ्यों के साथ विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात उपचुनाव की होगी, जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर किस सीट से क्या समीकरण है। इसके साथ ही बात बीजेपी की भी होगी, जहां टिकट पर कश्मकश की स्थिति है। इस पर हर एंगल से विश्लेषण के साथ डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बाघों को रहने की जगह कम क्यों पड़ रही है, इसका कारण भी बताएंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली बनाने की शुरुआत कैसे हुई, उसकी भी तकनीक आपको दिखाएंगे। चार सीटों के उपचुनाव पे टिकट फाइनल करना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दावेदारों की भीड़ ने पार्टी को असमंजस में डाल दिया है। खासकर बीजेपी की सिरदर्दी ज्यादा दिख रही है। अब पार्टी में रायशुमारी से टिकट फाइनल करने की कोशिश हो रही है। सवाल है कि क्या यह मुमकिन है? देखिए पूरी रिपोर्ट। टिकट के लिए बीजेपी की रायशुमारी, दावेदारों में बन पाएगी आम सहमति। उपचुनाव 4 सीटों पर ही है, लेकिन सियासी मजमा ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। सिर्फ 4 सीटों पर टिकट फाइनल करने में बीजेपी के पसीने छूट गए हैं। पहले सर्वे से काम नहीं चला तो अब रायशुमारी की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर हर सीट के लिए पार्टी ने 3 नामों का पैनल तैयार किया है और दावा किया जा रहा है कि उन्हीं 3 नामों में से उम्मीदवारों का चयन होगा। चर्चा है कि खंडवा सीट के लिए वीडी शर्मा बड़े दावेदारों से 1 to 1 कर चुके हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, इन्होंने अपने दावेदारी की है। कहा जा रहा है कि वीडी शर्मा ने अर्चना चिटनिस और हर्षवर्धन सिंह चौहान से अलग अलग चर्चा भी की है। कमोबेश ऐसी ही कवायद 3 विधानसभा सीटों के लिए भी हुई है। अगर प्रदेश स्तर पर सहमति नहीं बन पाती तो पैनल में आए नामों को शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा, यानी अंतिम मुहर दिल्ली में ही लगेगी। देखिए, कोई भी निर्णय होता है, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट बोर्ड का काम है टिकट को फाइनल करना, वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में टिकटों को लेकर बड़ा कश्मकश चल रहा है। अर्चना, खंडवा की बात करें तो अर्चना चिटनिस, हर्ष चौहान, ज्ञानेश्वर पाटिल, कैलाश विवर्गीय, कृष्ण मुरारी मोघे, तमाम नेता लगे हुए हैं। एक दूसरे को निपटाने का खेल जारी है। बाकी 3 विधानसभा चुनाव में भी बड़ी बुरी स्थिति है। कई दावेदारों ने तो चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया, उनके वीडियो तक सामने आ चुके हैं और आपसी लड़ाई झगड़े अंतरकलह इतने जारी हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगता नहीं है कि समय पर टिकट घोषित कर पाएगी। यह तय है कि कांग्रेस के टिकट उनसे पहले घोषित होंगे। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी टिकट चयन में किन किन बातों का ख्याल रख रही है। जातीय समीकरण का ख्याल रखना, जनता के बीच बेहतर छवि और जिताऊ चेहरा, इन 3 बातों का बीजेपी बेहद ख्याल रख रही है। वैसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी असमंजस में क्यों है। तो दरअसल दावेदारों की संख्या ज्यादा है, सर्वमान्य चेहरा तलाश करना मुश्किल हो रहा है। अगर सहमति नहीं बनी तो भीतरघात का खतरा रहेगा। गुटबाजी हुई तो कांग्रेस को फायदा होगा। दमोह में भीतरघात से नुकसान हो चुका है। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी असमंजस में नहीं बल्कि नुकसान को लेकर आशंकित है? सबसे बड़ी चुनौती खंडवा में दिख रही है। हर्षवर्धन चौहान को टिकट मिलने से सहानुभूति मिलने की संभावना है, लेकिन अर्चना चिटनिस और कृष्ण मुरारी मोघे टिकट के लिए अड़े हुए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि हराने तक की भी बात कही जा रही है। इसलिए बीजेपी घोषणा में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रही है, क्योंकि दमोह की हार की वजह भीतरघात को ही माना गया था। उस हार से पार्टी की खूब किरकिरी हुई थी और सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठे थे। आगे ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए बीजेपी रायशुमारी से उम्मीदवार देना चाहती है ताकि कहीं कोई गुटबाजी ना हो। लेकिन सवाल है कि क्या दावेदारों को मनाना आसान होगा? जो जातीय समीकरण में फिट बैठेगा उसी को मिलेगा टिकट, या फिर चेहरे और कद का रखा जाएगा ख्याल? ये सवाल अभी से सियासी गलियारों में सरेआम है।
मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन होना है और ऐसे में बीजेपी ने स्थानीय नेताओं से तीन उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं ताकि रायशुमारी करके किसी एक नाम को फाइनल किया जाए। लेकिन खंडवा और अन्य सीटों पर जितने उम्मीदवारों के और जितने दावेदारों के नाम सामने निकल कर आए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने भी ये मुश्किल है कि आखिर प्रत्याशी किसे बनाया जाए। अब देखना यह होगा कि जब बीजेपी अपने नामों को फाइनल करती है तो आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या नया देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। खबर तो यह है कि भीतरघात का खतरा दोनों पार्टियों को है। टिकट को लेकर दोनों में चुनौतियां हैं। अगर थोड़ी भी चूक हुई तो दिक्कत बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा के साथ 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सरगर्मी भी बढ़ गई है। जिस सीट के क्या समीकरण हैं और किसकी क्या चुनौतियां हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उपचुनाव की तारीख का ऐलान, 4 सीटों पर चला सियासी संग्राम। अटकलें तो पहले से ही लगाई जा रही थी कि अब चुनाव आयोग ने तारीख की ही घोषणा कर दी। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। इसके साथ ही 3 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। 30 अक्टूबर को सभी सीटों पर वोटिंग होगी। 11 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब सवाल है कि उपचुनाव में कहां क्या समीकरण हैं, किसके लिए क्या चुनौतियां हैं और किसकी तैयारी कितनी है। तो सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी पहले से ही एक्टिव मोड में है। पिछले 1 महीने से सीएम समेत 6 मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है। खुद सीएम जनदर्शन के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे और विकास की सौगात भी दे रहे थे। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गजों का कोई अता पता नहीं है। कांग्रेस अभी तक सर्वे और बैठकों तक ही सीमित है। कांग्रेस में टीम वर्क का अभाव भी दिख रहा है। अब बात चुनौतियों की करते हैं। टिकट का चयन करना, भीतरघात से बचना और जातीय समीकरण को साधना दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही पार्टियों में टिकट के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है और अगर इनमें से किसी एक को टिकट मिला तो दूसरा नाराज होगा। पार्टी को इस नाराजगी को भी दूर करना होगा। हालांकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ये मानकर चल रहे हैं कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है, हर वर्ग भाजपा के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन स्थापित किया है और यदि ये सरकार की बात करेंगे तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा 15 महीने में कमलनाथ ने क्या किया। केवल भ्रष्टाचार और अनाचार की सरकार चलाने वाले कमलनाथ या कांग्रेस के नेता जनता के सामने टिक नहीं पाएंगे। बिजली की कमी है पूरे प्रदेश में। बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, चाहे वो किसान हो या आम आदमी हो। कांग्रेस के ज़माने में 100 रुपये 100 यूनिट था। बेरोजगारी 35 लाख लोग आज बेरोजगार है मध्य प्रदेश के अंदर। डीजल पेट्रोल महंगाई 7वें आसमान पे है। तो ये सब मुद्दे हैं। बेसिकली आज जनता परेशान है। कोरोना के बाद लाखों लोगों की जान चली गई, उनको वो सहायता मिलना था, मिली नहीं। इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी और हम 4 सीट जीतेंगे जैसे हम दमोह जीते थे। सबसे पहले आपको खंडवा के सियासी समीकरण के बारे में बताते हैं। तो खंडवा लोकसभा सीट में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इनमें से 3 कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास है 4 और 1 निर्दलीय के पास है। विधानसभा की 8 सीटें 4 जिलों में फैली है। अब तक 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए। इनमें से 13 बार बुरहानपुर के निवासी को जीत मिली है। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान भी शाहपुर के रहने वाले थे। इस बार खंडवा से प्रत्याशी देने की मांग हो रही है। वोटों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अगर पुराना ट्रेंड रहा तो बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। बात करें खंडवा के वोट शेयर की तो 2019 में बीजेपी के 57%, कांग्रेस को 39% वोट मिले थे। इससे पहले 2014 में बीजेपी को 57.05% वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को 36.4% वोट मिले। इससे पहले 2009 में कांग्रेस को 48.53% वोट मिले, तो बीजेपी को 42% मत हासिल हुए थे। अब बात विधानसभा की 3 सीटों की। जोबट सीट आदिवासी बहुल्य के 2018 में
आदिवासी बीजेपी से नाराज थे। त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था जिसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली। इस बार आदिवासियों का भरोसा बीजेपी को जीतना होगा, लेकिन कांग्रेस इसे परंपरागत सीट मानकर चलती है। मगर कांग्रेस के लिए बाहरी और स्थानीय का मामला बड़ा फैक्टर होगा। इसी तरह रैगांव सीट पर एससी वोटरों का दबदबा है। 2018 में विंध्य में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन सरकार में कम भागीदारी से नाराजगी है। कहा जा रहा है कि इस बार रैगांव पर कब्जा रख पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। तो वही बुंदेलखंड की पृथ्वीपुर सीट का अपना अलग मिजाज है। 2018 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने जबरदस्त टक्कर दी थी। इनके उम्मीदवार दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। 2018 में कांग्रेस ने इस सीट से बाजी मार ली। उपचुनाव में इस सीट पर फिर घमासान के आसार हैं। यानी जो मौजूदा सियासी समीकरण हैं, उसके लिहाज से किसी के लिए भी लड़ाई आसान नहीं है। तो आखिरकार मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस बार दिलचस्प ये है कि बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना रहने वाला है। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव में आखिरकार जीत किसकी होती है। वीडियो एनालिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। अब खबर तो यह है कि नतीजों से सियासी उलटफेर नहीं होगा, लेकिन आगे इन नतीजों का असर जरूर होगा। उपचुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। शिवराज और कमलनाथ की आमने सामने है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन उनका बसेरा नहीं बढ़ रहा है। अब आलम यह है कि बाघों के रहने की जगह कम पड़ रही है, जिससे वो आपस में ही लड़ रहे हैं। कई बाघों के संघर्ष में मौत तक हो चुकी है। आखिर क्या है चुनौतियां और क्या हो सकते हैं रास्ते, देखिए इस रिपोर्ट में। बाघों की संख्या में इजाफा, लेकिन नहीं बढ़ा बसेरा। वैसे तो इस पर चिंता पहले भी होती रही है, लेकिन अभी इस पर नजर इसलिए जरूरी है कि बाघों की गणना शुरू होने वाली है। ऐसे में बाघों के बीच संघर्ष होता रहा तो उनका कुनबा कम हो सकता है और उस परिस्थितियों में टाइगर स्टेट के तमगे पर संकट आ सकता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि टाइगर रिजर्व में क्षमता से ज्यादा बाघ हैं। बाघों को रहने की जगह कम पड़ रही है। जंगलों में अतिक्रमण बढ़ रहा है। जंगल का दायरा कम हो रहा है। कई बार बाघ इंसानों की बस्ती में चले जा रहे हैं। इससे इंसानों और बाघों में भी संघर्ष हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि किस टाइगर रिजर्व की कितनी क्षमता है और कितने बाघ हैं। तो पेंच टाइगर रिजर्व में 87 बाघ हैं, क्षमता 65 बाघों की है। इसी तरह कान्हा टाइगर रिजर्व में 108 बाघ हैं, क्षमता 70 बाघों की है। तो उधर बांधवगढ़ में 124 बाघ हैं, क्षमता 70 की है। यानी हर जगह कैपेसिटी से ज्यादा बाघ रखे गए हैं। जब तक बाघों का नया ठिकाना नहीं बनेगा, तब तक उनकी सुरक्षा फुल प्रूफ नहीं हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक बाघ 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में दबदबा रखते हैं, तो वहीं बाघिन 12 वर्ग किलोमीटर एरिया में दबदबा रखती है। इस दायरे में नए बाघ आते हैं तो संघर्ष होता है। संघर्ष में जो भारी पड़ता है उसका टेरिटरी पर कब्जा रहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रदेश में जंगलों का दायरा बढ़ने की जगह घटा ही है। जंगल का क्षेत्रफल 77,482 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से बाघों के लिए सिर्फ 42,000 वर्ग किलोमीटर ही है। बाकी खुले जंगलों में बाघ नहीं रहते हैं। 2018 में बाघों की संख्या 526 थी। अब ये माना जा रहा है कि उनकी संख्या बढ़कर 700 से ज्यादा हो चुकी है। तो सवाल है कि जब बाघों की संख्या बढ़ी है तो फिर जंगलों का दायरा क्यों नहीं बढ़ा? जब तक बाघों का बसेरा नहीं बढ़ेगा, तब तक बाघों को रहने के लिए पर्याप्त जगह कहां और कैसे मिलेगी? जो बाघों का विषय है बहुत गंभीर विषय है। पिछले 4-5-6 महीने से आप देखिए ये विषय जो है वो प्रमुखता से सोसाइटी उठा रही है इसको, और मध्य प्रदेश को लेके, क्योंकि बाघों का जो स्टेट का रुतबा है मध्य प्रदेश के पास वो छिनने की ओर है। 70 बाघ तकरीबन पिछले 8 से 9 महीने के अंदर वो उनकी मृत्यु हो गई।
अब सरकार जो पूर्व की सेंचुरी थी सैंक्शन, वो कांग्रेस के समय की भी कुछ थी, उन पर ध्यान नहीं है। तो जब तक सेंचुरीज नहीं स्थापित नहीं होंगी तो ये बाहर से जो टाइगर मंगा रहे हैं उसमें क्या है, टेरिटोरियल फाइट को बढ़ाएंगे। दूसरी और अहम बात कि जब तक आप उनकी देख रेख नई टेक्नोलॉजी से नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ ये कोरी घोषणा रहेगी और बाघ संरक्षित नहीं हो पाएंगे। जंगलों में जो शेरों के झुंड रहते हैं, बाघों के झुंड रहते हैं, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि जब आमने सामने होता है तो लड़ाई भी होती है और उस लड़ाई को कोई कम नहीं कर सकता है। जगह जगह इस बात की तैयारी भी की जा रही है कि आपस में ज़्यादा उनमें एक भिड़ंत न हो जंगली जानवरों में। जाएगी उनके पालने के लिए नहीं, जगह जगह में उन्नयन किया जा रहा है। एक्सटेंशन अलग चेंज करने से नहीं, जंगल में जो काफ़ी संभावना है उसको विस्तार दिया जा रहा है कई अभ्यारण्यों में। प्रदेश में 7 अभ्यारण्य सालों से हैं और नेशनल पार्क और अभ्यारण्य का प्रस्ताव सालों से तैयार है, लेकिन अब तक वो कागजों में ही है। ये स्थिति तब है जब बाघ के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 में 223, 2017-18 में 252, 2018-19 में 114 और 2019-20 में 235 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फिर भी बाघों को रहने के लिए जगह कम पड़ रही है। अब सवाल है कि आखिर चुनौतियां क्या हैं और रास्ते क्या हो सकते हैं। तो जंगलों में इंसानों का दखल बढ़ रहा है, घास के मैदान कम हो रहे हैं, शाकाहारी वन्यजीव संकट में हैं, बाघों का भोजन सिमट रहा है, जंगलों में खनन से बाघों को खलल हो रहा है, वो घने जंगल से बाहर निकल रहे हैं। 10 साल में हजारों हेक्टेयर जंगल की जमीन कम हो गई है। बड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन ले ली गई, इसके बदले पौधे लगाए गए हैं, लेकिन पौधों को तैयार होने में 20 साल लग जाते हैं। जंगलों में माफिया सक्रिय है, घने जंगलों में लकड़ी की कटाई हो रही है। अब बात रास्ते की। 10 अभ्यारण्य, 3 पार्क के प्रस्ताव तैयार हैं। इन प्रस्तावों पर काम करने की जरूरत है। 2 पार्कों के बीच कॉरिडोर बनाना जरूरी है। इसके अभाव में बाघ दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। आदिवासियों को भरोसे में लेकर जंगलों को बचाया जा सकता है। बाघ परियोजनाओं के लिए बजट बढ़ाया जाए। ये काम होंगे तभी बाघों को रहने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाएगी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में टाइगरों के आपसी झगड़ों की वजह से ये दर्जा खतरे में पड़ता जा रहा है। और भी टाइगर आने हैं। बाघों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो जंगल पहले से ही कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में टाइगरों के झगड़े और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि अभयारण्यों को बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है, लेकिन ये काम टाइगर और वन्य प्राणियों की बढ़ती संख्या के आधार को ध्यान में रखकर पहले ही कर लेना चाहिए, नहीं तो वन्य प्राणियों के जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। तो खबर तो यह है कि 2015 से लेकर अब तक 162 बाघों की मौत हो चुकी है और इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रखे हैं। 15% बाघों की मौत आपसी संघर्ष में हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस पूरे मसले में टेरिटोरियल फाइट कहीं ना कहीं बाघों की मौत की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि अगर दायरा नहीं बढ़ा तो चुनौती और बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में अब गोबर से बिजली बनेगी। इस परियोजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा से की है। आखिर कैसे बनेगी बिजली और इससे किसे कितना फायदा होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में अब गोबर से बिजली। प्रदेश के किसानों की होगी उन्नति। जिस गोबर को सरकार ने आय का साधन बनाया, अब उसी से सूबे में अंधेरा भी दूर होगा। किसानों से खरीदे गए गोबर से सरकार बिजली बनाएगी। किसानों को फायदा तो होगा ही, साथ ही बिजली की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी। इस खास और अनोखे परियोजना की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने बेमेतरा से कर दी है। खास बात यह है कि इस तरह का अनूठा प्रयोग करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। अभी हमारे गांव के महिलाओं को, बेटियों को
सक्षम बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो घोषणा की है कि गोबर की गैस से बिजली उत्पादन किया जाएगा और उसे ग्रिड में सप्लाई किया जाएगा, तो कहीं न कहीं हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से भी उसमें संपन्न होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इनके गोधन न्याय योजना पूर्ण रूप से फेल है। इनके वर्मी कंपोस्ट कोई खरीदे नहीं और ज़बरदस्ती किसानों को थमाया गया। यूरिया और डीएपी बाकी के खाद में बोले इतना आपको ज़बरदस्ती खरीदना पड़ेगा। अब वर्मी कंपोस्ट में फेल हो गए तो बिजली की बात आ गई। उनके बिजली का उद्घाटन करने दीजिए, देखने के लिए हम लोग जाएंगे, क्योंकि अभी तक गौठान तो दिखा पाने में लोग सफल हुए नहीं हैं। लगातार हम लोग विधानसभा में इस बात को रखते रहे कि आपके जो गौठान है आप बताइए कभी चलेंगे करके, लेकिन ये लोग दिखा नहीं पाए। कभी के गोबर बह जाते हैं, कभी गोबर चोरी हो जाती है, तो अब बिजली में आ गए हैं, तो बिजली का उद्घाटन करने दीजिए, कितनी सफलता है जाकर देखेंगे। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि आखिर गोबर से बिजली कैसे बनेगी। दरअसल बिजली उत्पादन के लिए गौठानों में बायोगैस प्लांट, स्क्रबर और जेनसन लगाए गए हैं। बायोगैस टंकी में गोबर और पानी डाला जाएगा, इससे बायोगैस तैयार हो जाएगा। इससे 50% मात्रा में मीथेन गैस उपलब्ध होगी। जेनसेट चलाकर बिजली का उत्पादन होगा। 25 किलो गोबर पानी से 1000 लीटर बायोगैस तैयार होती है और इससे 2 केवी बिजली का उत्पादन होता है। और इस तरह 250 किलो गोबर पानी से 10 केवी बिजली तैयार होगी। इससे 15 एलईडी बल्ब करीब 8 से 10 घंटे तक जल सकेंगे। इसके लिए 2 तरह के सिस्टम तैयार किए गए हैं। जहां गोबर की आवक ज्यादा है वहां गौठानों में बायोगैस प्लांट के साथ जेनसेट भी लगेंगे और जिन गौठानों में गोबर की आवक कम है वहां 1 से ज्यादा जनरेटर लगाए जाएंगे। अरे अभी तक के भारत सरकार बिजली बना दी से, राज्य सरकार मन बिजली बना दी से, बड़े बड़े उद्योगपति मन बिजली बना दी से, अब तो हमारे टेटकू बैसाखू मन, हमार सुखबती सुखवारों मन तक बिजली बेचे काम करी। अभी तक के कोनो छत्तीसगढ़ में इसे कोनो नहीं की सके कि मैं बिजली उत्पादन कर सकूं। लेकिन आज हर गांव में हमार साथी मन, हमार किसान भाई मन, मजदूर साथी मन, गौठान समिति वाला मन, स्वसहायता समूह के बहनी मन कि हाँ हमार छत्तीसगढ़ के हमार गौठान में हम बिजली उत्पादन करतन और बिजली उत्पादन नहीं कर बेचे भी काम करतन। तो पैसों के लिए गोबर बेचने की होड़ होगी। इससे पशुओं को पालने की ललक बढ़ेगी। पशुओं को आवारा नहीं छोड़ा जाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बिजली बनने से और गोबर की मांग बढ़ेगी और गोबर की मांग बढ़ी तो गांवों में खुशहाली आएगी। बिजली उत्पादन से पावर की कमी दूर होगी। आपको बता दें प्रदेश में 10,112 गौठानों में से 6,112 गौठान संचालित हैं। गौठानों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीदी होती है। अब तक 51 लाख क्विंटल से अधिक की गोबर खरीदी हो चुकी है और इसके एवज में ग्रामीणों और पशुपालकों को 102 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना को भूपेश सरकार ने जुलाई 2020 में शुरू किया था। गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है और इसके साथ ही दिए और दूसरी चीजें भी तैयार की जाती हैं। गोबर से तैयार चीजों को गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों के जरिए बेचा जा रहा है। इससे पशुओं की देखरेख बढ़ रही है, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, खेतों में उर्वरक शक्ति भी बढ़ रही है। यानी गोबर को भूपेश सरकार ने कमाई का ऐसा जरिया बना दिया जिससे गाँव के गरीबों की तकदीर बदल गई। यह पहली बार होगा जब किसी राज्य में गोबर से बिजली बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले से इस पूरी योजना की शुरुआत की है। दावा किया जा रहा है कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र जो है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तारकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, रायपुर। खबर तो यह है कि गोधन न्याय योजना की तारीफ होती रही है। दूसरे राज्य भी सीजी मॉडल को अपनाने की तैयारी में हैं। बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद तो और वाहवाही मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।